अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तगि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह व ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक व ला तबगिल फ़सादा फ़िल अर्द इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी हो रही है कल्याण से जो बिज़नेस कम्युनिटी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आज संडे का वक्त निकाल कर के आए इस खुश टॉपिक के लिए काबिल मुबारकबाद है। बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर, मिल्लत के अंदर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होना चाहिए। जो हमने जब काम शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, मईशत वाले टॉपिक, और जो कि मिल्लत के अंदर भी उसके ताल्लुक इतना शऊर नहीं है, फाइनेंस की लिटरेसी नहीं है। जैसे हमारे डॉक्टर मजीद साहब बता रहे थे कि वाकई में फैक्ट था, तो इतना महाज, इतना बड़ा ये महाज कैसे करेंगे। लेकिन यकीन जानिए, इतने सालों के बाद, फील्ड में जाने के बाद ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि इससे मतलब मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट के ताल्लुक से इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इतने थोड़े से वक्त में सिर्फ इन एक निकाह के अंदर, यानी 4 साल का टर्म होता है, और महाराष्ट्र में हर जगह काम फैल गया इसका। फिर उसके बाद 4 साल की टर्म हुई, फिर मरकज़ ने डिसाइड किया कि भाई इसको इट हैज़ टू बी लॉन्च्ड पैन इंडिया। 18 स्टेट्स में हमने उसको लॉन्च किया। 4 साल पूरे पैन इंडिया, इतने सारे नेटवर्क्स, 18 चैप्टर्स हैं उसके अलग। जैसे महाराष्ट्र का आप देखें तो एक महाराष्ट्र के अंदर टोटल हम 15 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। कर्नाटक ले लीजिए तो वहाँ पर हम 28 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। ऐसी तेलंगाना ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, हर जगह काम चल रहा है। तो इतनी तेज़ी में फैल रहा है। फिर उसके बाद हम पैन इंडिया, अरे अब्रॉड भी हम काम कर रहे हैं। हमने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चाइना में हमने 3 डेलीगेशन लेके जा चुके हैं, बापा 2 डेलीगेशन लेके जा चुके हैं। हमारा इसी साल मार्च में रियाद में एक इवेंट था, बी2बी मीट सी, रिस्पॉन्स था। दुबई में हम पिछले साल मार्च में गलपुर के पैरल में किया था, और अभी इस साल हम लोग अभी कैंटन जा रहे हैं, फिर अफ्रीका डेलीगेशन। तो शॉर्ट में कहना है कि ये जो इवेंट है, जो वाकई में ज़रूरत समझते हैं, वो इससे भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। जो इसकी ज़रूरत नहीं, अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वो इसको बस आके इवेंट कर लिया और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने और जो टूर करके, वो बैरियर क्या है? आज हम देख रहे हैं कि मिल्लत के अंदर जो मईशत के बारे में, इकोनॉमी को लेके आ रहा है, क्या हम जो है इकोनॉमिकली एकदम डिप्राइव्ड लोग हैं। सच्चर कमेटी बता रही है कि आप फाइनेंशियली आप दलित से भी पीछे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसे बोलते हैं ना, बेयारो मददगार कुछ होता है इलेक्शन में, इनके आगे हाथ फैलाते हैं, इनके आगे हाथ फैलाते हैं। ऐसा लग रहा है हमारे पास कुछ भी नहीं है, एकदम बेबस है। तो मसला ये नहीं है हमारे पास कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी चूंकि अब वक्फ बोर्ड का मैटर उठा है, हमको आज पता चल रहा है कि यार पूरे हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं भाई, और डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो हमारे पास है। करोड़ों के एसेट्स हमारे पास हैं। वेयर इज द प्रॉब्लम? मसला किधर है? हम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे करोड़ों के एसेट्स? सज्जर कमेटी रिपोर्ट ने, भाई इतने एसेट्स हैं, इसमें कम से कम 12,000 करोड़ पर एनम आप रिकवर कर सकते हैं। इतना हमको पैसे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू मैनेज। वक्त का मैटर आ गया तो हमें एक नुमाया आ गया कि भाई लाइमलाइट आ गया, हम कोई चीज मैनेज करने की सलाहियत हमारे पास नहीं है, इंक्लूडिंग आवर बिजनेस। न सलाहियत है, और सलाहियत तब पैदा कर जब जज्बा हो। हमको जज्बा भी नहीं है हमारे बिजनेस का। हम जो जितना कमा रहे हैं, असल जो बॉटम लाइन है ना, हमारा कोई मसला नहीं, कोई रुकावट नहीं है, कोई गवर्नमेंट आपके खिलाफ नहीं जा रही है। सिर्फ आपके माइंडसेट का मसला है कि मेरा धंधा, मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरी रोजी रोटी, मेरा पेट चल रहा है, मेरे बाल बच्चों की तालीम का मसला हो, कुछ एसेट से मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया, दैट्स इट। इतने खुदगर्ज हो गए हम बिजनेस को लेके कि मेरा बिजनेस जो है ना, ये मेरी जरूरियात की तकमील कर दिया, बस। हम ये भूल गए कि अपने बिजनेस के लिए उसको एक्सपांड करके हम इंसानियत का बहुत बड़ा मसला हल कर सकते हैं। वो हम इस मिल्लत जो है इंसानियत, आप क्या लग रहा है ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ये आपके मसला हल करेंगे? आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा क्या रहता है? किसी भी तरह पावर में आना, रिसोर्स को अपने अख्तियार में, कंट्रोल में ले लेना, और अपने जो करीबी लोगों को रिसोर्सेज पर अख्तियार जताना। सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क आप देखिए, जो पॉलिटिक्स जो है ना, इकोनॉमी से बहुत जुड़ी हुई रहती है। पॉलिटिक्स का मतलब है पावर पे, रिसोर्स पर अख्तियार करना और सारी चीजें हड़प लेना जहां तक अख्तियार है। इस रिसोर्स को डेवलप करना सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने सिखाया कि उस अरब की जो सरजमीन थी,
जहां पर कोई रिसोर्सेज नहीं थे, उस सरजमीन को एक लाइब्रेरी समझा जाता था। रोमन ने फतेह करके फिर छोड़ देते थे, ईरान को भी फतेह करके छोड़ देते थे, शर्म आती थी बोलने का, ये अरब जो हमारे अंडर में, कोई एक लाइब्रेरी बहुत समझते थे इसको। लेकिन वहीं से जो जो निकला, इस्लाम ने जो सिखाया, एक पूरी इंसानियत के जो वेल विशर या जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए जो इस्लाम ने साइंस की तरक्की की, जो रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने रखे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करके इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद बनाना, ये चीज़ कुरान के ज़रिए फिर हमने जो डेवलप किया है। तो देखिए, ये जो है सारी जितनी पॉलिटिक्स से चल रही दुनिया भर में, वो रिसोर्सेज को कैसे हमारा रिसोर्स बढ़े, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करके वेल्थ क्रिएट करना, इसके ऊपर कहीं पर एक लिप सर्विस है। असल में असल मुद्दा ये है, हम रिसोर्स पर अख्तियार जमाना, ठीक है जमा लिए, लेकिन उसको डेवलप करना, तो ये एंटरप्रेन्योर जो होता है, आप यकीन जानिए इस पर असल जो इशू है, असल हल जो है, वो किसी भी मुल्क के लिए उसका वेल्थ क्रिएटर जो आप बैठे, जो बिजनेस कम्युनिटी है, आप जो उस मुल्क के वेल्थ क्रिएटर हैं, आप उस मुल्क के एसेट हैं, आप जो वेल्थ क्रिएट करेंगे, उस क्रिएट किए हुए वेल्थ को फिर पॉलिटिशियंस फैसला करेंगे किधर किधर बजट देना है, कहाँ कहाँ देना है, लेकिन क्रिएशन तो आप कर रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर, बहुत आप जो बिजनेस है उसको बहुत मामूली मत समझिए। ये एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, एक मुल्क की रिसोर्सेज को उठाता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसके ऊपर फिर अपनी एक्सपर्टीज ऐड करता है। उस एक्सपर्टीज के बाद उसकी वैल्यू एडिशन होती है, और जो वैल्यू एडिशन होती है, अब जो वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में जो है ना, वो अकेले नहीं कमाता है, वो पूरी सोसाइटी का, पूरे मुल्क का भला करता है। वो अगर मैं 100 रुपए का लोहा उठाता हूँ, डिजाइनिंग करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, उसको मशीन बनाता हूँ, वो 500 रुपए किलो की हो जाती है ऑन एन एवरेज, तो सब मेरे पास नहीं आते, मेरा तो 10-15% होता है। बाकी उसके अंदर मेरे वर्कर्स का भला हो रहा है, मेरे सप्लायर्स का भला हो रहा है, मेरे कस्टमर्स का भला हो रहा है, वो उसे वैल्यूएट कर रहे हैं, मेरे इन्वेस्टर्स का भला हो रहा है। और मैं जब एक्सपोर्ट करता हूँ उसको, वहां से जब डॉलर लाता हूँ, वो मुल्क को जो डॉलर चाहिए होता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, वो मैं देता हूँ। मैं मतलब आप पे जैसे बिजनेसमैन। तो ये जो है ना, किसी भी जो एंटरप्रेन्योर होता है, हर कौम का, हर मुल्क का एक लाडला होता है, वो उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। एक बिजनेस कम्युनिटी में ये तासुब, एक सोच बैठी हुई है कि हम मुसलमान हैं, हमारे साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, हमको बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा बोलते हैं मिसकंसेप्शन हो ही नहीं सकता। देख, बिजनेस कम्युनिटी अगर आप पैसा कमा रहे हैं ना, आप इस अपने साथ साथ इस मुल्क को भी वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं, आप पूरे मुल्क का भला कर रहे हैं, आपको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। अब ये जो तासुब वाला जो इंडिया में कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जो वर्स्ट, जो मोस्ट तासुबी स्टेट हम समझते हैं भैया यूपी है, और उसका सीएम जो है योगी जी हैं। लेकिन हमको सबको पता है कि जब दुबई से यूसुफ अली आता है, लखनऊ के अंदर लुलु मॉल खोलता है, वो रिबन कौन काटता है? वो योगी जी आके रिबन काटते हैं। वो नहीं बोलते भैया तुम दुबई से तो मुस्लिम हो, तुम हटाओ यहाँ, तुमको यूपी में एंट्री नहीं है। वो बोलते हैं ऐसे और आओ। तो वो हर मुल्क चाहता है, हर होड़ लगी है, हर चीफ मिनिस्टर और जो फॉरेन डेलीगेशन में होते हैं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इसमें मैं मेंबर हूँ, वहाँ पर सारे अफ्रीकन के एम्बेसडर्स आके उधर होटल में बैठ के सब चाह रहे हैं आओ इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। पैसे वाले के लिए, बिजनेसमैन के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, जो लोग वो सीरियल को देखते होंगे अर्तुगरुल का और जो भी सलाउद्दीन का देख रहे हैं, सब वो पूरे पुराने दौर से भी वो मंडी होती है, ताजिर लोगों को आना जाना, हर आदमी उसको वैल्यू करता है, उस दौर से भी और आज भी। हर कंट्री में वीजा का ये रेगुलेशन फलाना ढिमाका सब रहता है। आप बिजनेसमैन, आप जिस कंट्री का बोलिए, चाहे अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पर भी, या फिर हर कंट्री का आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, उसका रेट फिक्स है। आप इतना पैसा इन्वेस्टमेंट लेकर इंस्टा आपको नेशनलिटी भी दे दो, सब चीज़ दे रहे हैं। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, आपको सारे दरवाजे खुले हुए हैं, सारी दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर भी। तो सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे साथ तासुब बढ़ता जा रहा है और मुझे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आपको कोई रुकावट नहीं सिवाय आपके माइंडसेट के। सबसे पहला बैरियर आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे रुकावट है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। सेकंड बैरियर क्या है? ये हमारा जो है किनात का, जो हमको दर्स हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया है, दीनदारी का जो एक गलत तस्वुर हमारे दिमाग में बैठा दिया गया। दीनदार कौन है? जिसके पास बहुत कम पैसे हो, जिसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हो, आखिरत में उसको बहुत कम हिसाब देना पड़े, वो जल्दी जन्नत में चला जाएगा। अब ये सोच की वजह से हम जो क्या करते हैं,
जब बिजनेस कमाने हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाती है ना, जिस दिन ज़रूरियात पूरी हो गई, अब उसके बाद थोड़ा सा बिजनेस को स्केल करने में अंदर ऐसा ज़मीर जो है वो प्रिक करता है कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई, तब तुम दुनियादारी में क्यों जा रहे हो? अब कोई इस बैरियर तोड़ के गलती से गिल्टी कॉन्शियस कर लेता है, बाकी सारे लोग जब ब्रेक मार के बैठ जाते हैं, और इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है, ये थॉट प्रोसेस। हम इस बिजनेस को मैं इसलिए कमा रहा हूँ कि मैं तो खुद का रुज़्क़, मेरी ज़ात की ज़रूरियात पूरी हो जाए बस। ये बैरियर जिस दिन हमने ब्रेक कर दिया ना, यकीन जानिए इस मुल्क का मसला और आपका मसला इस बाय प्रोडक्ट खुद ब खुद मसला हल हो जाएगा। सारे सब छोड़ दीजिए। इस मुल्क को आप देखिए, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ना, इस मुल्क को सोने की चिड़िया किसने बनाया था? मुगलों का पूरा दौर उठा के देख लीजिए। आप गूगल करिए जीडीपी ऑफ इंडिया इन द मुगल एरा। मोस्ट कंजर्वेटिव जो है वो 24 या 33% तक जीडीपी जाता है, जबकि पूरे यूरोप में मिला के 23 के नीचे है। मतलब पूरा यूरोप का जीडीपी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था वो एक तरफ, और हिंदुस्तान का जीडीपी एक तरफ। इतने बड़े बड़े ट्रेड, सारी चीजें। और उनको पता है जब अंग्रेज आए हैं, जब गए हैं 1940 में छोड़ गए हैं ना, वो 4 के नीचे लाके छोड़ गए हैं, और 23 से लेकर 4 तक पूरा चूस के लेके चले गए। तो इस मुल्क को सोने की चिड़िया हमने ही बनाया था, और आगे भी अगर बनाएंगे तो आप ही बनाएंगे। सिर्फ आपको माइंडसेट ब्रेक करना है, और इस काम में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो ये चीज अब आते हैं आपको, भाई मैं क्यों, ये तो दुनियादारी भी, आखिरत अल्लाह ताला क्या मुंह दिखाऊंगा? आप तुम्हारी जरूरत पूरी होगी तो फिर भी दुनिया के पीछे तुम क्यों भाग रहे थे? इसका जवाब हमारे पास नहीं होता है, और ये चीज हमसे सबसे बड़ा बैरियर। इससे निकल जाएंगे तब इंशाल्लाह आगे उस पर बिजनेस स्केल के स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स, उसकी बात करेंगे। देखिए, मैंने अभी कुरान की आयत आप सामने तिलावत की, सूरह कसस की आयत नंबर 77 है। उसके एक आयत पहले 76 में कारून का जिक्र है। अल्लाह ताला जिक्र करता है 76 सूरह कसस आयत नंबर 76 में, कि वो कारून का जिक्र करता है और कहता है कि हमने उसको बहुत सारे खजाने दिए थे, और उसको एलैबोरेट करने के अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस इतने खजाने थे कि उसकी जो चाबियां थी, उसकी चाबियां उठाने के लिए ताकतवर लोगों की बड़ी जमात बड़ी मुश्किल से चाबियां उठा पाती थी। जस्ट टू पिक्चराइज कि उसके पास कितने खजाने थे। तो एक पैसे वाले का जिक्र करके अब उससे क्या एक्सपेक्टेशन था, एक उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आयत नंबर 77 आती है जो मैंने आपसे तिलावत की। इस आयत में यकीन जानिए, एक जो पैसे वाले अहले सरवत के पास से जो 4 गाइडलाइंस इसमें हैं, अब ये समझिए ये 4 गाइडलाइंस एक बिजनेस कम्युनिटी की गाइडिंग प्रिंसिपल्स होना चाहिए। अगर इस कुरान की आयत पर फॉलो कर दें, आप सिर्फ उस कुरान की आयत लोगों को सामने प्रेजेंट कर दें, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, पूछें अगर ये 4 पॉइंट पर फॉलो कर ले, क्या इस देश का मसला हल हो सकता है? हर कोई बोलेगा यही हल है इसके अंदर। और उसमें हम क्या मिस कर जा रहे हैं? सबसे पहले अल्लाह तो फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जो तुम्हें अता किया है, वमा आता, हमने जो अता किया है उसके जरिए दारुल आखिरा, आखिरत में घर बनाने की फिक्र करो। यानी हमने जो तुमको जो बिजनेस कम्युनिटी को पैसा दिया है, उससे तुम्हारा फर्ज है कि आखिरत घर बनाना, मतलब डोनेट करके, सदका करके, खैरात करके आप अपनी आखिरत बनाओ। यहाँ तक तो सो फार सो गुड। पहली आयत में हम में से हर कोई ये करता ही है कम ज्यादा। मसला उसके बाद का है। अगला पॉइंट में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तंसा, डोंट फॉरगेट, मत भूल जाओ, नसीबका, योर पोर्शन। नसीब वो किस्मत को नहीं कहते हैं, तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा पोर्शन, तुम्हारा जो ड्यू है। नसीबका मिनत दुनिया, तो जो दुनिया में तुम्हारा हिस्सा है उसको भूल मत जाओ। बास तशरीह में आता है कि सदका करने में ऐसा मत हो, कंगाल मत हो जाओ, अपने लिए भी बचा के रखो। ये भी एक तशरीह है। ये भी तशरीह है कि दुनिया में तुम्हारा हिस्सा जो है, जो तुम्हारे नाम पर हिस्सा का मतलब तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री करके अल्लाह ताला नहीं देगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें जहानत दी है, इंटेलेक्ट दिया है, रिसोर्सेज दिया है, सलाहियत दी है, जिसके जरिए तुम दुनिया के रिसोर्सेज पर अख्तियार जमा सकते हो, वो तुम्हारा हिस्सा है। हम उसको भूल बैठे, हम उसको छोड़ दिए दूसरों के हवाले, और हम किनात करके बैठ गए हैं कि मेरा पेट भर गया है बस। और वो किसके लिए छोड़ दिया हमने? ये जो कॉर्पोरेट्स है, ये अडानी, अंबानी, जितने कॉर्पोरेट जो खून चूस रहे हैं, जो मुल्क की दौलत सिमटते चली जा रही है। आज पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा ये है। हर ऑपोजिशन पार्टी हर एजेंडे में यही कहती है, यार पूरी मुल्क की जो दौलत जो है ना, सिमटते सिमटते 2-4 लोग के हाथ में जा रही है, और पूरा आवाम जो है वो जाति जनगणना करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ताकि जितना जिसकी भागीदारी, रिश्तेदारी, फलाना ढिमाका, सारी चीजें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर कर भी लिए रिसोर्स बांट दिए, लेकिन वो रिसोर्सेज को वेल क्रिएट करना, ये हमने जो है ना, हम मुसलमानों ने उन लोगों के लिए मैदान छोड़ा हुआ है। वो इसलिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए कि हम उस मैदान में नहीं हैं। हमने उनको एक्सप्लॉइट करने का मौका छोड़ा हुआ है।
और हम खाली स्पेक्टेटर बन के, जो स्टेडियम होता है ना, जो क्रिकेट मैच होते रहता है, कुछ लोग खेलते हैं, हम एक कमेंटेटर बन के बैठ गए हैं कि उसको ऐसा करता है, वो दो लूट रहा है, अडानी ये कर रहा है, फलान वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे होना ये चाहिए था, हम भी जाके मैदान में उनके टक्कर पर खेलते ना, उनके साथ फाइट करते, बीट करते, उनको कैसे उनको कंपटीशन दे के उनको मैदान से भगा देते, और हम अच्छे बिजनेसमैन बन के अच्छे साले करे और उसको एक्सपांड करते। लेकिन हमने मैदान छोड़ दिया, हम कंप्लेन करके बैठे हुए। तो ये जो सोच है ना कि एक बिजनेसमैन, अल्लाह ताला जो हम डरते हैं बिजनेस के एक्सपांड करेंगे, दुनियादारी में घुस रहे हैं, यकीन जानिए आप अपने बिजनेस के जरिए इंसानियत का कितना भला कर सकते हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज आपका बिजनेस, मिसाल के तौर पर आपके बिजनेस में 50 लोग हैं जिनका चूल्हा अल्लाह ताला आपके जरिए जला रहा है। आपके पास पोटेंशियल है कि 50 का 10500 कर सकते हैं, लेकिन आप किनात करके बैठे हुए हैं। आपको यकीन जानिए अल्लाह ताला ये सवाल पूछे बगैर छोड़ेगा नहीं, को 50 से 500 कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? क्यों बिजनेस स्केल नहीं किया तुमने? तुम इंसानियत का, सारी इंसानियत परेशान थी, बिलिक रही थी, और तुम उसका मसला हल कर सकते थे। हर बार देखिए ना, इकोनॉमी आज इस मुल्क के मसाइल देखिए, बेरोजगार इतना बड़ा मसला है, जीडीपी गिरते चली जा रही है, महंगाई तो आम आदमी नहीं कर पा रहे, कौन हल करेगा? आप समझ, सरकार हल करेगी? ये वेल्थ क्रिएट आप करेंगे, हर जब हुकूमत नहीं करने वाले, हर बिजनेस कम्युनिटी, हर बिजनेसमैन, आप मैं ये ठान लें कि आज मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसको मैं स्केल करूंगा, अब मैं जो बिजनेस बड़ा करूंगा, वेल्थ क्रिएट करूंगा। इस वेल्थ क्रिएशन हर फर्द अगर वो सोचे, तब जाके उस मुल्क का मसला हल होता है। रिसोर्सेस पर कब्जा करने से, अख्तियार जमाने से, ये सप्ताह में आ गया, वो सप्ताह से कुछ होने वाला नहीं। जब तक वेल्थ क्रिएशन ना हो, स्किल्स डेवलप ना हो, वहां के एसेट्स को वैल्यू एडिशन ना हो। देखिए ये दो चीजें होती है ना, आपको तारीख की तो मिसालें छोड़िए, अभी रिसेंट करीब में एक छोटा सा कंट्री है सिंगापुर, हमको पता है कि वो सिंगापुर 60s में वो इतना छोटा था, कोई रिसोर्स नहीं उसके पास। जब जापानीज वहां से कब्जा छोड़ दिया, अंग्रेज छोड़ दिए सब, अब वो बेचारा बेसहारा, उसने मलेशिया से बोला कि हमको अब साथ में ज्वाइन कर लो। उसकी ठीक है, कैबिनेट ने फैसला कर बैठे कि हमारे मलेशिया का हिस्सा बन गया। बाद में इतनी लाइब्रेरी थी, कुछ इश्यूज हुए, तो वो बोला बैठे तुम अलग हो जाओ। मतलब पहली कंट्री है जिसको उस पर आज़ादी थोपी गई, हर आदमी आज़ादी की लड़ाई लड़ता है। अलग अलग कंट्रीज दे आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम, सिंगापुर को वो बोल रहे हैं उनको जोड़ो नहीं, उनको थोपी नहीं, तुम अलग हो जाओ। वाइट कंट्री जिस पर फ्रीडम थोपी गई, ऐसे बेसर हो सारा। लेकिन जब रिसोर्सेज को, अपने जोग्राफी लोकेशन को पकड़ा, उसके पीएन, उसकी पूरी हिस्ट्री है, कैसे उसने रिसोर्सेज को डेवलप करके वैल्यू ऐड करके, और आज एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो ये चीजें जो हमारे पास रिसोर्सेज भरे पड़े हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स सारे हैं, तो ये चीजें जो है ना, हर चीज पॉसिबल है। और इसको ये गेम चेंजिंग जो कर सकते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी जो है ना, मुसलमान, ये सोता हुआ शेर है। यकीन जानिए अगर सीरियस हो गया अपने बिजनेस को लेके ना, तो कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता है। अच्छा, तो वो जो उसके बाद जो मैं आयत मुकम्मल करता हूँ कि उसमें जो है अल्लाह ताला फरमाता है, सेकेंड पॉइंट नंबर 1 था वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह। पॉइंट नंबर 2, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, डोंट फॉरगेट योर पोर्शन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में अपना हिस्सा मत भूल जाओ। उससे टफ जो है पॉइंट नंबर 3, अल्लाह ताला फरमा रहा है, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अगर तुम स्ट्रगल करने के बाद तुम एक मुकाम पर पहुंच जाओ, वो अल्लाह ताला का एहसान तुम पर है। अब तुम्हारे पर तीसरी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया है, वो अहसन, लोगों पर एहसान करो, कमा अहसनल्लाहु, जैसा अल्लाह ने एहसान किया इलैका, तुम्हारे ऊपर। मतलब सिंपल ये है कि तुम एक मुकाम पर पहुंच गए हो। अब अक्सर ये होता है कि मैं बिजनेस में आगे बढ़ गया हूं, अब कोई वो नहीं आना चाहिए मेरे करीब। अल्लाह ताला कहता है नहीं, तुम एक मुकाम पर पहुंच गए हो, अभी कोशिश करो और लोग भी हैंडल लेकर के ऊपर लेके आओ। आजकल हमारा जो कन्वेंशनल मार्केटिंग क्या सिखाता है कि आपको पूरा कंपटीशन, जो आपका शेयर इतना है ना, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कंपटीशन को क्रश किया जाए, कैसे कंपटीशन को डिजर्व कर खत्म कर दिया जाए, और मोनोपोली अगर आपने कर लिया तो यू आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये कन्वेंशनल एमबीए के मैनेजमेंट का आपको सिखाया जाता है। इस्लाम जो है ना, वो मार्केट शेयर की बात नहीं करता है, इस्लाम मार्केट साइज की बात करता है। वो चाहता है कि मैं मार्केट को खत्म करके मैं अमीर बन जाऊं, या और लोग ऊपर लेके आऊं, मैं और बड़ो, पूरी कम्युनिटी ऊपर आए। तो आप जब हर आदमी हैंडलिंग करेगा, उसका जो स्किल्स डेवलप होगा और उसके से भी इंसानी फायदा उठाएगी, मेरा थोड़ा शेयर कम होगा लेकिन मेरा वॉल्यूम जो बढ़ेगा, ओवरऑल समाज ऊपर आएगा। तो इस माइंडसेट से हमको जो है ना, आज देखिए बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जो मल्टीनेशनल घुस रहे हैं, वो तो इस लेवल पर फंडिंग घुसाते हैं
एक प्रोडक्ट लेके आएंगे, इतने सस्ते में करेंगे, लॉस में करेंगे, प्लानिंग में है कि 10 साल लॉस करेंगे ताकि सामने कंपटीशन खत्म हो जाए, कोई कॉम्पीट ही नहीं कर सके, और फिर हम ही हम हैं, फिर हम जो रेट चाहेंगे, जिस तरह से चूसना चाहेंगे, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन इज द रूल ऑफ द मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजी। इस्लाम कहता है एलिमिनेट मत करो, उनका हैंडल लेकर के ऊपर लेके आओ, तो अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, और वो हमारा मुँह काम कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस स्टार्टअप रहते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब परेशान हैं, उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है और फंडिंग देंगे, वो बेचारे मैनेज नहीं कर पाते हैं। और फिर ये जनरल जो अंसारी साहब कह रहे थे, मैं एग्री करता हूँ उससे, कि भाई वो हमारे एक परसेप्शन बन जाता है, भाई वो धोखा देता है। अच्छा ठीक, किसी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस गया, नहीं कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाया, कुछ छुपा लिया, वो मजबूरियाँ थी उसकी, उससे एक परसेप्शन बन जाता है कि यार आम मिल्लत जो है ना वो धोखेबाज है। ऐसा नहीं है, उसको हैंड होल्डिंग चाहिए। अब हैंड होल्डिंग कहाँ से मिलेगी? अब रिफ़ा जो है हम लोग ठीक गाइड कर लेते हैं, लेकिन हम में से हर कोई कोलैबोरेट करे। अगर मैं बिज़नेस लेवल पर हूँ, मैं देखो मेरे तरफ कौन छोटे-मोटे बिज़नेस हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं 30 साल स्ट्रगल करके आया हूँ, और एक बंदा आज स्ट्रगल कर रहा है, मुझे पता है उसके मसले क्या हैं। उसको मैं गाइड करूँ, समझाऊँ, उसको हेल्प करूँ। ज़रूरत पड़े तो फिर ठीक है, उससे बोलो भाई एक फंडिंग करे, मुझे थोड़ी इक्विटी दे दे उसके अंदर, ताकि मैं उसका हिस्सा बन के थोड़ा बहुत हफ्ते में 1 दिन कुछ एक आध घंटा देके वो सुधर सकता है। लेकिन हम कोलैबोरेशन नहीं करते हैं। जब कोलैबोरेशन की बात है, पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो हर कोई वो के पास जो है ना एक लंबी स्टोरी है कि भाई मैंने पार्टनरशिप किया था, उसने ऐसा धोखा दिया, वैसा धोखा, तो सारे टर्म्स हमारे पास क्लैरिटी नहीं। तो बहरहाल, तो ये चीज़ें जो मैंने जो बता रहा था कि हमारे पास जो है, पहला पॉइंट ये था कि अपना माइंडसेट में आपको कोई रुकावट नहीं, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दीन का ये अगर आगे बढ़ेंगे तो ये अल्लाह ताला के लिए आप एक इंसानियत का मसला हल करेंगे इसके लिए, ठीक है ना? उसके बाद ये एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है। तो देखिए अब ये जो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमने फॉर्म किया है, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जब हम बिज़नेस स्केल की बात करते हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे समझ में आ गया है कि मैं बिज़नेस जो है ना बड़ा करूँ। बिज़नेस स्केल करने का 10 में सपोज़ 4-5 को समझ में आ गया। व्हेन यू स्पीक ऑफ स्केलिंग योर बिज़नेस ना, तो क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। तो एक माइंडसेट है, उसको बिज़नेस करना ही नहीं है, स्केल करना है, जो चल रहा है मुझे कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना है। हाँ, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कुछ नहीं कर सकती, उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर वाक़ई में देखिए बिज़नेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़रूरत किसको पड़ती है? जो वाक़ई में बिज़नेस को ग्रो करना चाहता है। आज मैं बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हिंदुस्तान में भी हैं, इंटरनेशनली भी हैं। तो यहाँ आदमी जुड़ता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, वहाँ से नेटवर्क मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकूँ। लेकिन नहीं जाना है तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक? अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं। देखिए आज जो है ना, हम जब बात करते हैं बिज़नेस बड़ा करने के लिए, स्केल करने के लिए, तो हमको जो समझ में आता है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोगों के अंदर दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरा बिज़नेस मुझसे ज़्यादा कोई जानता नहीं, मुझे कोई क्या सिखाएगा? मेरे बिज़नेस मुझे जाना तो लाज़मी है, मैं जाऊँगा तो बिज़नेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है। लेकिन स्केल करने के लिए अगर आपने ये फैसला कर लिया मैं दुकान पे जाऊँगा, तो ही मेरा बिज़नेस चलेगा। मतलब आपका मतलब ये है कि ज़िंदगी भर आप एक ही दुकान रखेंगे। गल्ला तो मैं ही सँभाल सकता हूँ, दूसरा का भरोसा नहीं मुझे। मतलब हम 1 से 2 दुकान, 10 तो बहुत दूर की बात है, बाकी मल्टीपल स्टेट्स तो सवाल ही नहीं उठता है। कैसे करेंगे? तो आज जो लोग कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल कंट्रीज़, मल्टीनेशनल काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? तो वो चीज़ें देखिए, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो होता है ना, कोई भी बिज़नेस जो है ना, मैं खाली एकदम बुनियादी बता रहा हूँ कि मेरे लिए भी वही था, जब मैं नाज़िम था, उस वक़्त था, जब रिफ़ाक़त शुरू हुई, तो मेरी भी कंपनी ऐसी थी, वसई में फैक्ट्री है, और सुबह जाना फैक्ट्री पे वो ड्राइंग खुद ही बनाना करना वर्कर लोग से, और शाम तक कुछ तो भी करके शाम को चले आना। मैं समझ रहा था यही बिज़नेस है। लेकिन जब ये ज़िम्मेदारी आई, जब मैंने फिर वो बिज़नेस कोचिंग लिया, कंसल्टिंग लिया, 8-10 लाख रुपए खर्चे किए, उसके बाद समझ में आया कि बिज़नेस क्या होता है। कि हमारे बिज़नेस बगैर भी बिज़नेस चलना चाहिए। ये कॉर्पोरेट्स क्या करते हो, सेठ थोड़ी गल्ले पे बैठता है, अमेज़न वाले जेफ बेज़ोस अमेरिका में बैठा हुआ है, थोड़ी उसको पता भी नहीं है क्या चल रहा है। करोड़ों के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स टर्नओवर चल रहे हैं। लेकिन एक प्रोसेस बन जाता है, सिस्टम ड्रिवन हो जाता है। आपको बिज़नेस बड़ा करना है, तो आप अपनी कंपनी में सिस्टम बनाना पड़ेगा, प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। तो 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको सिस्टम, प्रोसेस, जो भी काम हो रहा है उसको लिखित में करना पड़ेगा। बड़ी-बड़ी कंपनी ऐसे काम कर रही है। आप कोई छोटी दुकान लेके बैठे हैं, तो छोटी दुकान के अंदर भी कुछ तो आपके दिमाग में है
कि ये काम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। छोटी दुकान से आप उसको लिख लीजिए, ये ऐसा प्रोसेस है। एक बंदे से कुछ काम करवा रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए काम, वो बंदा हट भी गया तो भी दूसरा बंदा काम करता है। तो पहले होता प्रोसेस, फिर हर स्टाफ का क्या कहते हैं ना, रोल्स, जिम्मेदारियां क्या हैं, आप स्टाफ को डेलीगेट करिए। फिर रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, और ये चीज होता है कि आप सिस्टम ड्रिवन कर देंगे तो आप फ्री हो जाएंगे। आप फ्री होने के बाद में फिर दो चीज पर आपको फोकस करना पड़ता है जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं, वो सेल्स और फाइनेंस। कोई भी बिजनेस हो उसकी तीन टांग पर टिका हुआ रहता है। एक सेल्स, धंधा आना चाहिए, दूसरा फाइनेंस, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन, धंधा आने के बाद में उसको एग्जीक्यूट कैसे करना। आम तौर पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो रुकावट है ना, हमारा अक्सर वक्त जो है मोर देन 80% ऑफ टाइम जाता है हमारा एग्जीक्यूशन में। यकीन जानिए, अगर आपका आधे ज्यादा वक्त एग्जीक्यूशन में जा रहा है, आप बिजनेस ग्रोथ की सोच भी नहीं सकते। आप ऑन एन एवरेज आप तो अपना तजिया कर लीजिए कि मेरा अगर 20% के नीचे है तो एग्जीक्यूशन में, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप स्केल करेंगे। तब आपको वक्त बचेगा सेल्स पर फोकस करने के लिए, फाइनेंस के ऊपर फोकस करने के लिए। हमारा तो सेल्स का मतलब क्या रहता है कि जो ग्राहक दरवाजे पे आके धंधा दे के चला गया, इनबाउंड, वो कस्टमर है, हम आउटबाउंड पर काम ही नहीं कर रहे हैं। अब फिर हम रोते रहते हैं कि यार हमारे पास मार्जिन नहीं है, वो हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है वो। हम, क्योंकि आपने अगर पेमेंट के मामले में थोड़ा टाइट हो गए, रेट के मामले में टाइट हो गए, आपको जैसे उससे 10 खड़े किए हुए हैं, आप हेल्पलेस हैं, उसको एग्री करना पड़ता है। मार्केटिंग क्या है, आप उसके जैसे अगर अपने टर्म्स पे करना है, उसके जैसे आप 10 खड़ा करिए। वो अगर रिफ्यूज करे, दूसरा तीसरा है, दैट इज मार्केटिंग, दैट इज आउटबाउंड सेल्स। जब आप बाहर निकलेंगे तब जाके हम लोग नहीं करते आमतौर पर, और फिर उसी प्राइस वॉर में पड़े हुए रहते हैं। वो डिस्काउंट, देखिए यकीन जानिए, बिजनेस में अगर आपके पास ना डिस्काउंट और उधारी, ये दो चीज देने के अलावा कुछ नहीं है ना, आपका बिजनेस इज बाउंड टू फेल, बंद कर दीजिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए देने के लिए। तो इन शॉर्ट, आप फिर वक्त मिलेगा प्राइसिंग, अलग अलग कस्टमर, उसके क्या, वो टारगेट ऑडियंस पर काम करना। और फिर आता है फाइनेंस। फाइनेंस जो है, इस पर तो हमारा कुछ भी स्टडी नहीं है, किसी को पता नहीं। अगर मैं पूछ लूँ किसी से ना कि आपका इस महीने का, आज पहली तारीख है, इस महीने में कितना प्रॉफिट रहा है, तो महीने तो छोड़ दो, साल में भी उनको पता नहीं चलता कि कितना आया। तो सीए को जब देते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, वो सीए पूछता है कितना प्रॉफिट शो करना है, ठीक है, इतना इतना कर दो। लेकिन किसी को पता नहीं कि मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है। तो ये चीज़ जो है ना, हमको धंधा विदाउट फाइनेंशियल्स, जो तीन चीज़ें होती हैं, हमारे नज़र होना चाहिए एवरी क्वार्टर। तो कम से कम एक होता है बैलेंस शीट, हम कहाँ खड़े हैं। एक हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है, जहाँ पर हमारा वाकई में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। और तीसरा कैश फ्लो, प्रॉफिट तो है लेकिन मैंने कुछ सामान खरीद दिया, कैश क्रंच नहीं आने जाए। ये तीन चीज़ों पर हमारी ग्रिप होना चाहिए। और अभी फैक्ट बोलता हूँ कि यार, मैक्सिमम लोगों को साल भर भी ये तीन से पता भी नहीं क्या है। और अगर ये फाइनेंशियल्स पर आपकी नज़र नहीं है, तो आप ये समझिए आप ड्राइव कर रहे हैं, ना आपके पास इंडिकेटर है, ना स्पीडोमीटर है, ना कुछ भी है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी आपकी कंपनी खड्डे में जा सकती है। बिकॉज यू डोंट नो वे ऑफ गोइंग। जब स्केल की बात कर रहे हैं कि मैं बिजनेस को मैं बड़ा करना है, तो पता होना चाहिए मैं आज कहाँ खड़ा हूँ, वो पते का पैमाना क्या है। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा सेल्स इतना है, सेल्स इतना बढ़ के जाएगा। मेरा प्रॉफिट, सेल्स तो बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट कितना है, मैंने मान जीपी इतना था, अब इतना बढ़ जाएगा। तो कुछ तो बेस हो जिसको बेस बना के हम आगे बढ़ेंगे। तो हकीकत ये है कि हमारे फाइनेंशियल में बहुत कमजोरी है। तो चंद बातें थी प्रोफेशनली, मतलब सबसे पहले तो ये जो मैंने आखिर 10 बातें रखी हैं कि अगर बिजनेस में वाकई में जो आप लोग को स्केल करना है, तो इन तीन चीज़ों पर, ये दो पर फोकस करना है। मार्केटिंग के लिए चाहिए रिफा का नेटवर्क, आप कर लिए, जो भी सपोर्ट आपको चाहिए। रिफा का भी साइट दिखा रहे थे आपको, तो फर्स्ट होम पेज पे आपको मिलेगा, हाउ कैन आई हेल्प यू, यहाँ आप क्लिक करेंगे ना, तो हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको स्केल करना हो और वो ये कहे नहीं मुझे कोई मसला नहीं। कुछ तो मसला होगा, कुछ तो ग्रो करने के लिए आप क्लिक करिए। आपके पास क्या चैलेंज है, क्या मसला है, वो आप नाम, नंबर, ईमेल, अपना मसला रख दीजिए। इंशाल्लाह 24 घंटे में कॉल आएगा आपको। और ये मेंबर्स के लिए हम तो कुछ पर्सनल ग्रोथ दे देते हैं इसमें, तो यहाँ पर हम आपको हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। वाक़ बगावना अल्हम्दुलिल्लाह।